Assalamu alaikum, dear students. How are you? I am Muhammad Vakas Ansar, and today we will discuss English SLO based model papers. आपके सामने ये एक SLO बेस्ड मॉडल पेपर है और ये नाइन्थ क्लास के लिए हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। वैसे नाइन्थ हो, टेंथ हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, चारों लेवल में फेडरल बोर्ड पे अभी जो SLO बेस्ड इंग्लिश के पेपर्स आएंगे उन तमाम लेवल्स पे ये एक अच्छी डिस्कशन हो सकती है, इसलिए मैं इस वक्त चारों लेवल के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। आपके सामने MCQs नज़र आ रहे हैं और एक और बात मैं बताता चलूँ, यानी पहले ये ऐसा होता था कि बबल शीट भी दी जाती थी और क्वेश्चन पेपर भी स्टूडेंट्स को दिया जाता था और स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर को देख के बबल फिल करते थे बबल शीट के ऊपर। वो एक थोड़ा सा मुश्किल काम भी हो जाता था, बाज़ औक़ात हल्की सी एरर्स की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे। तो अभी फेडरल बोर्ड वालों ने एक अच्छा काम किया है कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर बबल्स दे दिए हैं, अब स्टूडेंट्स सिर्फ इन बबल को फिल करेगा। तो ये आपके सामने मौजूद है। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, फिल द रेलिवेंट बबल फॉर द ईच पार्ट कैरीज 1 मार्क। पहला MCQ, वेंट फ्रॉम डाउन टू डस्क, दिस पोइटिक लाइन हैज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब चार ऑप्शन हैं। ए में एंटीथीसिस लिखा हुआ है, बी में सिमिली लिखा हुआ है, सी में मेटाफर लिखा हुआ है और डी में इंजैममेंट लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप दो ऑप्शन से तो फेमिलियर हैं, एक है सिमिली और दूसरा है मेटाफर। आप जानते हैं कि सिमिली जो होती है इसमें कंपैरिजन किया जाता है और इस कंपैरिजन में एज और लाइक का वर्ड यूज़ किया जाता है, उर्दू में तशबीह कहते हैं। और मेटाफर भी एक तरह की सिमिली है, लेकिन इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन है, लाइक और एज का वर्ड यूज़ नहीं किए जाते। लेकिन ये जो दूसरे दो वर्ड्स हैं, इंजैममेंट और एंटीथीसिस, गालिबन ये आपके लिए न्यू होंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। वैसे मैंने इस पे अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं और जो आप विजिट कर सकते हैं। तो इंजैममेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पोएट अपनी पोइट्री को तख्लीक करते हुए एक लाइन को दूसरी लाइन से मिलाकर पढ़ने के लिए ऐसे लिखता है कि जो रीडर है वो एक लाइन पढ़े तो उस पर स्टॉप ना हो, बल्कि उसको कंटिन्यू करे दूसरी लाइन के साथ मिला के। तो इस टेक्निक को इंजैममेंट कहते हैं। अब आते हैं एंटीथीसिस की तरफ। तो ये भी एक पोइटिक फिगर है, डिवाइस है, जिसमें दो ऑपोजिट आइडियाज़ को इकट्ठा लिखा जाता है, दो ऑपोजिट डायमेंशन की चीज़ों को एक जगह पे तहरीर किया जाता है फ्रेज की फॉर्म में। तो जैसे लिखा हुआ है कि वेंट फ्रॉम डाउन टू डस्क, डाउन अर्ली मॉर्निंग, डस्क इवनिंग। तो ये चारों ऑप्शन में से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एंटीथीसिस इज़ द मोस्ट सूटेबल। Number 2. My dog enjoys being bathed. Dash hates getting his nails trimmed. अब देखें तो आगे लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ट्रांजिशनल डिवाइस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती हैं, इस पे भी एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एक समराइज किस्म का इसका सलूशन दे देता हूँ कि ट्रांजिशन डिवाइस बेसिकली एक आइडिया को दूसरे आइडिया से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और ये जैसे आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, देयरफॉर, बट, एंड, सो, कंजंक्शन की तरह ये बिहेव आपको करती हुई नज़र आ रही होंगी। वो डिटेल में जब आप मेरी वीडियो देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ट्रांजिशन डिवाइसेस को कैसे यूज़ करते हैं। तो अब देखें सूटेबल यहाँ पे कौन सी है। देयरफॉर रीज़न बता रही है, बट कंट्रास्ट दे रही है, एंड ऐड कर रही है, सो भी रीज़न बता रही है। तो यहाँ पे कंट्रास्ट वाली बात चल रही है ना, कि जो डॉग है वो इंजॉय कर रहा है और उसके बाद आगे उसको हेट का वर्ड भी लिखा हुआ है। तो दो कंट्रास्टिंग आइडियाज़ हैं, तो इसलिए बट हम यूज़ करेंगे। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, नंबर 3. Some birds build their nests in inconspicuous spots, well hidden by leaves. Deduce the meaning of the underlined word with the help of the contextual clues. आपके सामने उसने लिखा हुआ है कि contextual clues हैं। contextual clues से मुराद ये है कि इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे सेंटेंस में जो आपको इशारा दे रहे होंगे और वो इशारे के अंदर इसका मीनिंग छुपा हुआ होगा। जैसे कि लिखा हुआ है कि कुछ बर्ड्स हैं वो अपने नेस्ट बनाते हैं इनकॉन्सिपिकस स्पॉट पे। अब इनकॉन्सिपिकस जो है एक ऐसा वर्ड है जो आमतौर पर हम लोग नहीं बोलते, कॉमन नहीं है, आपको शायद इसका मीनिंग अपेरेंटली ना आता हो।
तो एग्जामिनर भी ये चाह रहा है कि अगर मीनिंग नहीं भी आता तो आपने डिड्यूस करना है इसका मतलब एग्जैक्टली आपको पता है नहीं पता है ये बात नहीं है, बल्कि डिड्यूस करना है आपने, इसका थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना है। और साथ में वो कह रहा है कि आपको डिटेल यहाँ पे मौजूद है, जैसे लिखा हुआ है वेल हिडन बाय लीव्स। तो वेल हिडन बाय लीव्स में क्लू है, इशारा है कि छुपे हुए होंगे। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं, अननोटिसेबल, प्रोमिनेंट, आइसोलेटेड या डिस्क्रीट। अब आपके प्रोमिनेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद आइसोलेटेड अलहदा रहने को कहते हैं, ये भी हमें करीब करीब लगता है। डिस्क्रीट यानी कि ये वर्ड भी हमें इतना यहाँ पे हिट नहीं कर रहा। अननोटिसेबल सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट वर्ड है जो हमें हिट कर रहा है जी। इनकॉन्सिक्वेंस का मतलब होना चाहिए, क्योंकि बर्ड्स क्या कर रहे हैं, अपने घोंसले बनाते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे हिडन रहते हैं। तो हिडन रहते हैं तो अननोटिसेबल का वर्ड जो है ये ज़्यादा मौजू है। अगर आपको एग्जैक्टली मीनिंग नहीं भी आता तो कॉन्टेक्स्चुअल डिटेल से आपने इसका मतलब ढूंढना होगा। नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ द यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब। अब आपको पता है कि इन्फिनेटिव जो है ये वर्बल की काइंड है, और टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म कहीं पे इस्तेमाल हो जाए तो ये इन्फिनेटिव कहलाता है, और ये एज अ वर्ब काम नहीं करता। ठीक है, तो इसकी एक काइंड होती है बेयर इन्फिनेटिव, जिसमें टू भी गायब हो जाता है। अब हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं, या तो ये होना चाहिए कि इसमें टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म किसी सेंटेंस में मिल जाए तो हमें वो इन्फिनेटिव मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, बेयर इन्फिनेटिव यूज़ किया है, तो फिर टू भी उसमें नहीं होगा, और उसके बगैर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकिन एज अ वर्ब काम नहीं करती हुई होगी, वो इन्फिनेटिव होगी। सेंटेंस पढ़ता हूँ, ही प्लेड हॉकी ब्रिलियंटली, इसमें कोई भी हमें इन्फिनेटिव नज़र नहीं आ रहा। बी ऑप्शन है, द ड्रैगन्स फाइट फियर्सली, इसमें भी मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा इन्फिनेटिव। आई मेड हिम लर्न टेंसेस, जी स्टूडेंट्स देखें, इसमें मेड मेन वर्ब है और लर्न मेन वर्ब नहीं है, बल्कि बेयर इन्फिनेटिव है, इसका टू भी गायब है। तो आमतौर पर निशानी हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि मेड, मेक, या इनके ऐसे वर्ब हो जाए, लेट हो जाए, और इसी तरीके से हैज़ हो जाए और नीड, इस तरह के वर्ब्स अगर आएँ सेंटेंस में तो उस सेंटेंस में बेयर इन्फिनेटिव मौजूद होगा। तो आपके सामने ये लर्न बेयर इन्फिनेटिव है। ऑप्शन डी वैसे पढ़ देता हूँ, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इसमें कोई बेयर इन्फिनेटिव नहीं है। तो हमने पहचान लिया कि बेयर इन्फिनेटिव जो है वो ऑप्शन सी में मौजूद है। तो उसकी निशानी मैं आपको दोबारा से बता दूं कि अगर एक ही क्लॉज में आपको दो वर्ब लिखे हुए दिखाई दें, तो पहला वर्ब तो एज अ वर्ब ट्रीट हो रहा होगा, जो दूसरा वर्ब होगा वो बेयर इन्फिनेटिव होगा। जैसे पहला वर्ब इस सेंटेंस ऑप्शन सी में मैं पढ़ता हूँ, आई मेड हिम लर्न टेंसेस, मेड मेन वर्ब है, जबकि लर्न जो है वो बेयर इन्फिनेटिव है। नंबर 5, दे बॉट द टिकट्स एंड बोर्डेड द ट्रेन। आपके सामने है जी चार ऑप्शंस, ये सेंटेंस बताना है कि सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। और बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन होता है आमतौर पर। अगर एक क्लॉज है तो सिंपल सेंटेंस, अगर दो मेन क्लॉजेज हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। अगर एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होना चाहिए। और अगर दो मेन क्लॉजेज हैं और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होना चाहिए। हम देख लेते हैं, दे बॉट द टिकट्स, ये एक मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज वो होता है जो अपना मतलब खुद से वाजे कर दे, अकेला भी अपना मतलब वाजे करे। तो दे बॉट द टिकट्स, ये एक मेन क्लॉज है। अच्छा, एंड बोर्डेड द ट्रेन, अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है हम बोरो करेंगे पहले क्लॉज का, दे बोर्डेड द ट्रेन, तो ये भी अपना मतलब वाजे कर रहा है, ये भी मेन क्लॉज है। और एंड दरमियान में कंजक्शन यूज़ हो रही है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो इसका मतलब है दो मेन क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो सीमेंट कर रही है, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा। बार बार मैं इस चीज़ को इंडिकेट ज़रूर करता हूँ साथ साथ कि इसकी डिटेल्ड वीडियोस मौजूद हैं चैनल पे, आप उसको विज़िट करेंगे तो आपको लॉजिक्स के साथ डिटेल्ड जो है वो आपको आंसर्स मिल जाएंगे और उसको पहचानना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, लिरिक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। लिरिक्स होते हैं ना, तो ये पोइट्री में होते हैं, ड्रामा में होते हैं, फिक्शन में होते हैं, या नावल में होते हैं। तो इट इज़ वेरी इजी, पोइटिक जो पोइट्री अटैम्प्ट है इसमें लिरिक्स लिखे जाते हैं। तो ये ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन। नंबर 7, टिम द टेरिफाइंग टाइगर। अब लिखा हुआ जी, चूज द पोइटिक डिवाइस दैट इज इन द लाइन। तो अब ये क्या है, कॉन्सोनेंस है,
एलिट्रेशन है, एजोनेंस है या एनाफोरा है। अच्छा, इसमें एलिट्रेशन बच्चों को पहले से पता होती है नाइन्थ लेवल पे कि एलिट्रेशन क्या होती है, रिपीटिंग साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड जो होती है और स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड पे आती है। आगे लिखा हुआ है कॉन्सोनेंस, जो यानी कि पहली ऑप्शन है कॉन्सोनेंस, जो आमतौर पर बच्चों को नहीं पता होती। कॉन्सोनेंस भी एक्चुअली एलिट्रेशन की ही काइंड है। तो बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि कॉन्सोनेंस मेन स्ट्रीम है और एलिट्रेशन उसकी एक काइंड है। तो लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शंस आ गई हैं, बाकी दो हम एलिमिनेट कर देंगे। इन दोनों में आंसर मौजूद है, क्योंकि एजोनेंस भी नहीं है, एनाफोरा भी नहीं है। मैं आपको समझा देता हूँ होते क्या हैं ये। तो एलिट्रेशन जैसे मैंने बता दिया कि स्टार्टिंग साउंड अगर जो रिपीटेडली आएगी तो उस एक ही लाइन में उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। और कॉन्सोनेंस क्या ये होती है कि वो भी रिपीटेड साउंड ही होगी, लेकिन वो इनिशियल पार्ट ऑफ द वर्ड नहीं बल्कि एंडिंग पार्ट ऑफ द वर्ड में होगी। और वो ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो कि ज़्यादा हाईलाइटेड हों। तो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है टिम द टाइगर, टेरिफाइंग टाइगर, तो इसमें टी साउंड है, रिपीट हो रही है। और ये स्टार्टिंग साउंड है, स्टार्टिंग साउंड अगर रिपीट होती है तो एलिट्रेशन, अगर एंडिंग साउंड रिपीट होती है तो वो कॉन्सोनेंस होनी चाहिए। तो एजोनेंस क्या होता है? एजोनेंस वॉवल से रेलेवेंट है, तो उसकी डिटेल जो है वो फ़िलहाल इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। एनाफोरा क्या होता है? रिपीटेडली अगर कोई एक्सप्रेशन किसी भी पैराग्राफ के स्टार्ट में या किसी स्टेंजा के स्टार्ट में रिपीट हो रहा हो, जैसे आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, एक स्पीच थी उसमें डिफरेंट पैराग्राफ के स्टार्ट में यूज़ हो रहा था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की ये स्पीच थी, तो वो एनाफोरा होता है। तो ये एनाफोरा इसका आंसर नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एलिट्रेशन। नंबर 8, ही वांटेड अ पेयर ऑफ पपीज। अब अंडरलाइन पार्ट है अ पेयर ऑफ पपीज। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है या वर्ब फ्रेज है। तो सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको नाउन फ्रेज के साथ जाया करें। नाउन फ्रेज को हमें बासानी हम उसको ढूंढ सकते हैं। और वो कैसे होगा कि समथिंग से रिप्लेस कर लें, पूरा का पूरा फ्रेज समथिंग से रिप्लेस कर लें। अगर ये पूरा का पूरा फ्रेज समथिंग से रिप्लेस होता है तो समझे कि ये नाउन फ्रेज है। फॉर एग्जांपल देखें, ही वांटेड समथिंग, लें जी, बिल्कुल यहाँ पे ये समथिंग से रिप्लेस हो रहा है, इसलिए इसको हम नाउन फ्रेज कह देंगे। एडजेक्टिव फ्रेज वो होता है कि वो किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा, तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। और वर्ब फ्रेज क्या होता है? जब दो वर्ब्स जिनमें से एक हेल्पिंग वर्ब होगा और एक मेन वर्ब होगा इकट्ठे अंडरलाइन होके आ जाएं, वो वर्ब फ्रेज होना चाहिए। और एडवर्ब फ्रेज वो है जो किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा, तो ये एक्चुअली नाउन फ्रेज है। निशानी मैंने आपको बता दी कि समथिंग या समवन को रिप्लेस करें, माइंड में रखें, इसके ऊपर फिंगर रखें और पढ़ें ही वांटेड समथिंग। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे समथिंग जो है वो लॉजिकली फिक्स हो रहा है, तो समथिंग तो नाउन होता है, इसलिए ये एक नाउन फ्रेज है। वैसे भी आर्टिकल और एडजेक्टिव से स्टार्ट होने वाला फ्रेज नाउन फ्रेज ही होता है। नंबर 9, एज द समर सनसेट scattered trays through the maple and oak leaves overhead, the young deer stood frozen, making it almost impossible for the hikers to see her. In the above lines, the word frozen means, अब हमें पता है frozen का लफ्ज़ी मतलब तो जम जाने को कहते हैं। चार ऑप्शंस हैं, वेरी कोल्ड, विजिबल, नॉट मूविंग, नॉट मेल्टेड। तो अगर इसका लिटरी मीनिंग देखा जाए तो वो तो क्या है, नॉट मेल्टेड। और वेरी कोल्ड भी हमें करीब लग रहा है, लेकिन एक और मतलब भी इसका है फ्रोज़न का, नॉट मूविंग वाला। क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सर्दी थी या वो सर्दी से वो जम चुका हुआ था, बल्कि हाइकर्स उसको देख रहे हैं, वो उसको तलाश कर रहे हैं और ये बिल्कुल फ्रोज़न है, मूव नहीं कर रहा, ताकि इस ये किसी को नज़र ना आए। तो इसलिए नॉट मूविंग वाला जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। आपने कॉन्टेक्चुअल डिटेल देखनी है, लिटरल मीनिंग को नहीं देखना, बल्कि कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखना है। नंबर 10, ही सिट्स बिसाइड द वॉल। अब बिसाइड अंडरलाइन पार्ट है, ये चार ऑप्शंस हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और नाउन। तो हमें ये नाउन तो नहीं लगता, जाहिर बात है बिसाइड नाउन नहीं है। कंजंक्शन भी नहीं है कि ये कंजंक्शन जो है वो कनेक्ट कर रही होती है दो चीज़ों को, तो ये कनेक्शन नहीं कर रहा।
अच्छा, ही सिट्स बिसाइड द वॉल, हमें दो ऑप्शंस ठीक ठीक लग रही हैं, करीब करीब लग रही हैं। एक है इनमें प्रपोजिशन और दूसरा है इसमें एडवर्ब। अब ये एडवर्ब भी नहीं होगा क्योंकि एडवर्ब भी प्लेस बताता ज़रूर है, लेकिन वो एट द एंडिंग पार्ट ऑफ अगर आ जाए ना किसी लाइन के क्लॉज के एंड पे आ जाए कोई प्लेस, तो उसको हम लोग एडवर्ब मानते हैं। मसलन ही मूव्ड अबव, तो या ही मूव्ड ऑन, तो अब ये ऑन जो है ये एंड पे आ गया, तब ये ऑन एडवर्ब कहलाएगा। लेकिन ही इज स्टैंडिंग ऑन द रॉक, अब ये ऑन एंड पे नहीं आया बल्कि सेंटेंस में दरमियान में आया हुआ है, तो ये प्रपोजिशन बन जाता है। तो प्रपोजिशन क्या होता है? जो दो नाउन्स या प्रोनाउंस के दरमियान एक रिलेशन देता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, यहाँ पे बिसाइड एज अ प्रपोजिशन काम कर रहा है। नंबर 11, सेलेक्ट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड फार्मूलाए। तो इसका सिंगुलर फार्मूला होता है, बाकी सब गलत हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 12 पे। द बुक विच ही गेव मी इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक मेन क्लॉज है तो सिंपल सेंटेंस है, दो मेन क्लॉजेज हैं तो ये कंपाउंड सेंटेंस होगा, अगर एक मेन और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, और अगर दो मेन क्लॉजेज हैं तो वो उसके साथ एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाए वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ। द बुक विच ही गेव मी इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। बेसिकली ये थोड़ा सा इसके अरेंजमेंट हमें सेट करना पड़ेगा। ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये यूँ है कि द बुक इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, ये एक मेन क्लॉज है। विच ही गेव मी, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो मेन और सबऑर्डिनेट क्लॉज को इकट्ठा किया जाए तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशनल डिवाइसेज इज़ यूज फॉर एडिंग इंफॉर्मेशन। ऐड करने वाली ट्रांजिशन डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? लाइकवाइज, देयरफॉर, फर्दरमोर, एज अ रिजल्ट, ये चार ऑप्शंस हैं। इसमें लाइकवाइज जो है ये एग्जांपल देने वाली होती है, इन्फर कर एग्जांपल दे रही है, तो ये ऐड नहीं कर रही। देयरफॉर ये रीज़न दे रही है, ये भी ऐड नहीं कर रहा कुछ भी। एज अ रिजल्ट ये कॉन्सिक्वेंटली या रिजल्ट की डिवाइसेस हैं। हाँ जी, फर्दर मोर जो है वो एक पॉइंट के साथ दूसरे पॉइंट को ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं ना कि कोई बात करें फिर फर्दर मोर, इसका मतलब है कि उस तरह की एक और बात। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है। नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। अच्छा जी, ये इसको बड़ा समझ से कीजिएगा। मैं आपको इसके हवाले से एक फार्मूला बता देता हूँ। एक्रोनिम है डोसैश कॉम्प। डोसैश कॉम्प, DOSASHCOMP। ठीक है, इसको आप वीडियो को जब दोबारा से सुनेंगे और आहिस्ता आहिस्ता से लिख लेंगे, लिख भी सकते हैं आप उस पर। तो D फॉर डिटर्मिनर, O फॉर ओपिनियन, S फॉर साइज, A फॉर एज, SH श साउंड है, शेप, C फॉर कलर, O फॉर ओरिजिन, M फॉर मटेरियल और P फॉर पर्पस। ये एडजेक्टिव की काइंड्स हैं और इसी ऑर्डर में ही एडजेक्टिव लिखते हैं हम। अपनी मर्ज़ी से एडजेक्टिव्स को आगे पीछे नहीं लिख सकते, इसकी तरतीब होती है। तो डिटर्मिनर क्या होता है? कोई आर्टिकल है वो भी डिटर्मिनर है। 1 2 3 4 ये न्यूमरल जो होते हैं एडजेक्टिव, ये भी डिटर्मिनर होते हैं। तो इसमें आ जो है डिटर्मिनर है, सबसे पहले डिटर्मिनर आएगा, फिर ओपिनियन आपकी आएगी कि कोई आपको किसी चीज़ कैसी लगती है, गुड, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, फाइन, डिफाइन, जो भी है, इस तरह की ओपिनियन होगी। अच्छा, उसके बाद फिर डोसैश कॉम्प है, एज आती है देन, तो ओल्ड, न्यू, समथिंग, ये एज आ जाएगी। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो SH है, शेप, कॉम में C कलर। तो आपके सामने यहाँ पे जो चार सेंटेंसेस लिखे हैं, मैं इनको पढ़ता हूँ, आप खुद ही इसको सॉल्व कर लेंगे। डोसैश कॉम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये बासानी सॉल्व हो जाएगा। ही हैज़ अ बिग ओल्ड ब्यूटीफुल सिल्वर रिंग। इसमें आ डिटर्मिनर है, बिग साइज़ है, ओल्ड एज है, ब्यूटीफुल जो है ओपिनियन है, सिल्वर उसका मटेरियल है, और रिंग जो है ये नाउन है जिसको ये सारे एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहे हैं। तो आपके सामने आद ठीक है, लेकिन उसके बाद बिग नहीं आना चाहिए था। उसके बाद ओपिनियन का नंबर आता है, तो ब्यूटीफुल। अच्छा, उसके बाद फिर एज है और साइज़ है, तो ओल्ड और बिग, और फिर उसके बाद मटेरियल आना चाहिए सिल्वर रिंग। तो ऑप्शन बी जो है वो सबसे सूटेबल ऑप्शन मौजूद है। इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ इन्होंने की हुई है, लेकिन होना ही चाहिए था कि बिग पहले आता और ओल्ड बाद में आता।
लेकिन बेस्ट ऑप्शन इन चारों में से यही बन रही है। बाकी तीन ऑप्शन जो है ना वो उसको फॉलो नहीं कर रही हैं। और नंबर 15 है जी, ही कट द ब्रांच ऑफ द ट्री, विच टेंस इज इट? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट दोनों नहीं है क्योंकि उसमें हैज़ हैव हैड आता है। अब सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, तो ही के साथ अगर आप वर्ब देखें तो सिंपल प्रेजेंट में तो एस या ई इसका एडिशन होना चाहिए था, तो वो भी नहीं हुआ होगा। इसका मतलब पास्ट में है, कट की सेकंड फॉर्म भी कट ही होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है सिंपल पास्ट, ऑप्शन बी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आई होगी। और मैं इसका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसको भी एक अलग से वीडियो में शेयर कर देता हूँ।